वंस अगेन वेरी वार्म डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं विजन की पीपीटी 365 के साथ डील कर रहा हूँ, जिसमें अभी हमारी जो विजन की क्वालिटी वाली पीपीटी 365 चल रही है, इसमें हम 4.4 नंबर के टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है प्रिजन रिफॉर्म्स। तो प्रिजन रिफॉर्म्स क्यों न्यूज़ के अंदर है? तो रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, काफी फेमस ये रिपोर्ट है, हालांकि 2021 के नाम से रिपोर्ट निकली है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, पीएसआई रिपोर्ट 2021। तो इस वजह से प्रिजन रिफॉर्म्स अगेन न्यूज में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि प्रिजन रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट को बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, प्रिजन जो होती हैं वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है, स्टेट सब्जेक्ट है, जेलें जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए हम बात करेंगे, प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए हम बात करेंगे, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ओके, एंड यदि हम आगे बात करें तो इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रिजन एक्ट 1894 एक्ट है, एंड मैनुअल्स बने हुए हैं रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के, सबके मैनुअल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रिजन के रिगार्डिंग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है वो प्रोवाइड करता है रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूटीज ऑन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन्स एंड प्रिजन इनमेट्स। तो इनके रिगार्डिंग काफी सारी गाइडलाइंस एंड काफी सारी एडवाइस वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करता रहता है रेस्पेक्टिव स्टेट्स को। तो यहाँ पे पैरोल एंड फॉलो एंड पैरोल को देख लेते हैं। जब हम प्रिजन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है पैरोल के बारे में, फॉलो के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है पैरोल एंड फॉलो। तो पैरोल क्या होती है? ये ग्रांट की जाती है प्रिजनर को टू मीट ए स्पेसिफिक एक्सीजेंसी। तो कोई स्पेसिफिक एक्सीजेंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पैरोल प्रोवाइड की जाती है। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, बट पैरोल इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, आपको ध्यान रखना है। ये कोई अधिकार का मुद्दा नहीं है, अधिकार की बात नहीं है जो पैरोल आपको दी जा रही है। वहीं पे फॉलो की यदि हम बात करें तो मे बी ग्रांटेड आफ्टर ए स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ इयर्स हैव बीन सर्व्ड। तो इसके बाद ये दी जा सकती है फॉलो, है ना, और विदाउट एनी रीजन दी जाती है। तो यहाँ पे तो रीजन मीट स्पेसिफिक एक्सीजेंसी होता है, यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं होता है फॉलो के अंदर। एंड पैरोल के अंदर आगे बताया गया है इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग ए प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। तो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस करते हुए प्रिजनर को इसमें क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है ना। और यहाँ पे पीरियड ऑफ फॉलो ग्रांटेड टू प्रिजनर इज ट्रीटेड एज अ रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। तो यहाँ पे रिमिशन हो जाता है उस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए फॉलो मिल रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरोल एंड फॉलो, जो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं एनसीआरबी के बारे में जान लेते हैं। जब एनसीआरबी रिपोर्ट निकाल रहा है तो एनसीआरबी के बारे में जानना हमारे लिए उचित ही रहेगा। तो एनसीआरबी क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीआरबी देखते हैं, फंक्शन करता है एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के ऊपर क्लियरिंग हाउस की तरह ये फंक्शन करता है। एंड आगे देखना है स्टोर, कोऑर्डिनेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन वगैरह को डिसेमिनेट करता रहता है, कोऑर्डिनेट करता है, स्टोर करता है। ओके, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग फैसिलिटीज किसको? पर्सनल ऑफ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, 1986 के अंदर सेटअप की गई है एनसीआरबी को, ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली। फंक्शन ऑफ नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। तो स्टोर हाउस नेशनल स्टोर हाउस की तरह भी काम करती है ना, ये भी इसका फंक्शन है, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को, जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। और रिपोर्ट कौन कौन सी रिलीज जाती है? तो एक तो हमने देख ही ली है रिपोर्ट ये वाली, तो एंड इसके अलावा जो रिपोर्ट रिलीज जाती है, तीन काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्राइम इन इंडिया एंड एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। तो ये तीन रिपोर्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एनसीआरबी की, आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट के बारे में, और एनसीआरबी का नाम के साथ लिंक करके आपको जोड़ के आपको रखना है। ओके, अब देखते हैं आगे अबाउट पीएसआई रिपोर्ट। पीएसआई रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि रिसेंटली आई है ना। तो इट प्रोवाइड्स डाटा लाइक नंबर एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल। तो कितनी जेल्स है, कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है जेल्स की, स्ट्रेंथ कितनी है, ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल जो है प्रॉपर है नहीं है, प्रेजेंट बजट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इन सभी के रिगार्डिंग रिपोर्ट जो है ये एनसीआरबी निकालता है पीएसआई रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट क्या रहा है? तो इसमें क्या गया है, हाई अंडर ट्रायल्स। तो इसमें बताया गया कि अंडर ट्रायल्स रेट बहुत ज्यादा है, नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स इन इंडिया जेल्स आर अवेटिंग ट्रायल। तो अभी तो ट्रायल्स की लिए वेट कर रहे हैं 10 में से 8 जो जेल में लोग हैं वो, तो ये काफी ज्यादा एक सिचुएशन खराब है। और उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, उत्तर प्रदेश के जेल्स है रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र। तो ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आपको थोड़ा, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ सकता है आपके। अब देखते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन प्रिजनर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, उन कम्युनिटीज के अंदर ये एक्टिविटी ज्यादा पाई गई। बताया गया है 67.5% इनमेट्स बिलोंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटीज, 80% ऑफ अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
तो 80% ऑफ अंडर ट्रायल जो है वो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से हैं। आपको ध्यान देना है इस चीज पे। 80% ऑफ अंडर ट्रायल जो हमारे जिलों के अंदर हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वहां से हैं। ध्यान लेना है आपको। बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात की गई है। क्या बताया गया बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग? सैंक्शन जो बजट है 2021-22 का वो इंक्रीज हुआ है बाय 13%, 13% से बड़ा है इन कंपैरिजन टू 2020-21। तो ये थोड़ा सा बजट बड़ा है ना, बट अभी भी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है काइंड ऑफ। अब देखते हैं अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन्स एमओपी प्रोजेक्ट। एक एमओपी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट जो है वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड के तौर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को प्रोवाइड करने के लिए, यूटीज को प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है थ्रू एमओपी। एमओपी क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स फॉर यूजिंग मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट इन प्रिजन फॉर। तो मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट को प्रिजन के अंदर यूटिलाइज करेंगे। किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे वो बताया गया है। सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए जेल के अंदर, और टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स थ्रू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। तो इसके थ्रू है ना, तो इसके लिए क्या दिया जा रहा है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड की बात की गई है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर 5 ईयर्स, 2021-2026 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। प्रोजेक्ट विल कवर ऑल स्टेट्स यूटीज एंड कवर द फॉलोइंग प्रिजन टाइप्स। कौन कौन सी प्रिजन इसमें रहेंगी? सेंट्रल जेल्स रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट जेल्स रहेंगी, वुमेन जेल्स रहेंगी, स्पेशल जेल्स रहेंगी काइंड ऑफ, ठीक है। और कोर कंपोनेंट ऑफ एमओपी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स है उस प्रोजेक्ट का कोर कंपोनेंट्स उसके क्या है? तो देखो यहाँ पे कोर कंपोनेंट बताए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बॉडी वॉर्न कैमराज, बॉडी के ऊपर पहने जाने वाले कैमरा है ना, वॉर्न कैमराज, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल्स ईटीसी, बैगेज स्कैनर, फिशिंग सर्च, जैमिंग सॉल्यूशन ईटीसी, करेक्शनल प्रोग्राम ईटीसी। तो ये सब चीजें चलेंगी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। तो प्रिजन्स प्रोजेक्ट जो एमओपी प्रोजेक्ट है जिनमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो फिलिंग एग्जिस्टिंग गैप्स इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जेल्स। तो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जेल्स के अंदर है उसमें जो गैप है उसको फिल करना। प्रोवाइडिंग न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल्स इन लाइन मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लाइन पे न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना जेल को। रिहैबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स थ्रू करेक्शनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना है इनमेट्स का, उसके अंदर जो रह रहे हैं जेलों के अंदर करेक्शनल है ना, करेक्शनल प्रोग्राम का चलाना है एंड स्किल डेवलपमेंट उनका करना है। एंड ब्रिंग एटीट्यूडनल है ना, एटीट्यूडनल चेंजेस इन प्रिजन ऑफिशियल्स, प्रिजन ऑफिशियल्स के अंदर थोड़ा एटीट्यूड को बदलना है, ठीक है। ओके, एंड हैंडलिंग इनमेट्स थ्रू ट्रेनिंग काइंड ऑफ। ये सभी इसके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं एमओपी के, है ना। तो इस तरह से हमने प्रिजन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग पूरी बात देख ली। अब डेथ पेनल्टी 4.5 नंबर का टॉपिक जो काफी न्यूज़ में रहता है, इसको कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि डेथ पेनल्टी क्या है, क्यों न्यूज़ के अंदर है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो क्या किया है, ओपन किया है। क्या ओपन किया है? तो ओपन किया है रिव्यू ऑफ प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवार्ड द डेथ पेनल्टी। तो रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुओ मोटो किया है, ओपन किया है एक रिव्यू करना ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवार्ड द डेथ पेनल्टी। तो उसको रिव्यू करने की बात यहाँ पे चल रही है। तो अबाउट द डेथ पेनल्टी थोड़ा देख लेते हैं। तो डेथ पेनल्टी जो होती है कैन बी डिफाइंड एज ए प्रैक्टिस ऑफ सैंक्शन बाय लॉ वेयर बाय ए पर्सन इज पुट टू डेथ, ठीक है, बाय स्टेट एज पनिशमेंट फॉर क्राइम आफ्टर लीगल ट्रायल। तो इसको डेथ पेनल्टी से आप जानते हो, बता दिया गया यहाँ पे ना। यूज्ड एज ए मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम इममेमोरियल, ठीक है। तो ये बातें डेथ पेनल्टी के बारे में बताई गई, थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी इन इंडिया, ये जिसकी बात हम करें। यहाँ पे बताया गया है 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में क्या बात की गई है? क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आर अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स है लीडिंग टू वेरियस लॉज डीलिंग विद डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे जो लॉज हैं जिसके साथ डील करता है वो कंकरेंट लिस्ट डील करती है 7th शेड्यूल के अंदर की कंकरेंट लिस्ट, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 की यदि बात करें तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 बोलता है किसी भी इंसान को उसकी डिप्राइव लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये बात बोली गई है। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 क्या बोलते हैं? मर्सी, जिसे पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दी गई है। इंडियन पिनल कोड 1860 ये क्या बोलता है? दिस लॉ आउटलाइंस द प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी इन इंडियन एंड लिस्ट द ऑफेंसेस फॉर व्हिच द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड। तो यहाँ पे ये सब बातें 1860 के इंडियन पिनल कोड के अंदर बताई गई है। अब देखते हैं डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क। तो डेथ पेनल्टी इंडिया के अंदर उसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा जान लेते हैं हम।
तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है, जस्ट अ मिनट, डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क की जब बात चल रही है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। तो इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट रिटेन्स द कैपिटल पनिशमेंट अंडर डिफरेंट लॉज। तो कुछ कंट्रीज में से ही रह गई इंडिया, काफी कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है। बाय एंड ऑफ 2021 488 प्रिजनर्स वर ऑन डेथ रो इन इंडिया अंडर सीरियस ऑफेंसेस विद इंट्रोडक्शन एंड प्रोपोजल ऑफ मोर लॉज विद डेथ पेनल्टी सच एज, मतलब पंजाब और मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया डेथ पेनल्टी फॉर कॉजिंग डेथ बाय स्पूरियस लिकर। तो स्पूरियस लिकर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसके लिए मुजरिम है उसको डेथ पेनल्टी दी जाए, ऐसा इंट्रोडक्शन किया गया है पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर। 1980 के अंदर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस था, काफी इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी ड्यू टू बिल्ट इन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। तो बिल्ट इन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की वजह से डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर 1980 में। ध्यान रखना है इस चीज को आपको। However, it gave a framework for future sentencing judges when deciding between life imprisonment and death sentence. However, it gave a framework for future sentencing judges. जो future sentencing judges रहेंगे when deciding between the life imprisonment and death sentence, तो क्या देना है वो जज पे डिपेंड करेगा, काइंड ऑफ है ना। मैंने बताया कि जो future sentencing judges रहेंगे वो इस चीज को देखेंगे, उनके लिए तो gave a framework. However, it gave a framework for, so framework दिया है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही framework दिया है. However, it gave a framework for future sentencing judges when deciding between life imprisonment and death sentence. तो framework भी प्रोवाइड किया गया है ना। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो कि हम देख लिया है डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग, जस्ट ए मिनट, डेथ पेनल्टी रिगार्डिंग फ्रेमवर्क है ना। तो ये फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया गया है इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क वगैरह की बातें देख ली हमने, बच्चन सिंह वाला केस हमने देख लिया है ना, काइंड ऑफ, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया गया है फ्यूचर जो सेंटेंसिंग जजेस रहेंगे उनके लिए। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं। एंड अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग कौन कौन सी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रही हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है, जिसमें कंसीडर किया गया एंड एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऑफ क्राइम एंड द अक्यूज्ड यूज्ड डेथ पेनल्टी ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। ये मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस अगेन आइडेंटिफाई द मैनर इन व्हिच द क्राइम वाज कमिटेड, मोटिव and the anti-social nature of the crime, the magnitude of the crime and the personality of the victim। ये सब चीजों को देखा जा रहा है इसके अंदर, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के केस के अंदर। एंड यहाँ पे बताया गया है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, अनड्यू इनऑर्डिनेट एंड अनरीजनेबल डिले इन डेथ पेनल्टी, एग्जीक्यूशन अमाउंट्स टू टॉर्चर एंड ए ग्राउंड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये भी केस आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट केस है। आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्या क्या बोला गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डेथ पेनल्टी क्या है। तो फॉर यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस इन 2007 फॉर मोरेटोरियम ऑन द यूज ऑफ डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे मोरेटोरियम लगाया गया है डेथ पेनल्टी के ऊपर। यहाँ पे यूएन के अंदर रेजोल्यूशन 2007 में लिया गया था ना, तब से। सेकंड ऑप्शनल है ना, यहाँ पे हो गया यूएन के रेजोल्यूशन की बात करें, यूएनजीए उनका के अंदर लिया गया था ना, फॉर यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन सिंस फॉर 4 रेजोल्यूशंस दिए गए हैं 2007 फॉर मोरेटोरियम ऑन यूज ऑफ डेथ पेनल्टी। आगे देखते हैं सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल प्रोटेक्शन पॉलिटिकल राइट्स। ये बात की गई है, इसके रिगार्डिंग में बात हुई है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी आपको देख लेना है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, सीआरसी, ये सब बातें यहाँ पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेथ पेनल्टी। अब देखते हैं लीगल अथॉरिटीज, है ना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 4.6 नंबर का टॉपिक है, इसको देख लेते हैं क्या है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो सालसा नालसा वगैरह की बातें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे बात चल रही है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना। एक तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है नालसा सालसा, एंड देन ये जो आपका है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात यहाँ पे चल रही है। तो देखते हैं क्यों न्यूज़ के अंदर है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो। रिसेंटली द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएसए मीट, प्राइम मिनिस्टर urged the judiciary to speed up the release of the under trials। तो अंडर ट्रायल्स की जो रिलीज है उसको तेज किया जाए, स्पीड अप किया जाए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो यहाँ पे डीएलएसए की मीटिंग भी हुई है अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1987 का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है। इट वाज एनेक्टेड टू एस्टैब्लिश नेशनल वाइड यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर द फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल।
तो आर्टिकल 39 ए के अंदर बात की गई है 1987 का एक्ट है, एक्ट का नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, नालसा सालसा इसके पर बेस्ड है एंड अभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की यहाँ पे बात चल रही है। तो नालसा को देख लेते हैं। नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एलएसए 1987 to monitor and evaluate implementation of the legal aid programs and to lay down policies and principles for making legal services available under act. CGI is patron in chief, ध्यान रखना है। नालसा is housed at Supreme Court of India, important है, ध्यान रखना है। Under the act, state and district legal service authorities are also constituted. तो इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से जो आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी क्रिएट की गई है इसी एक्ट के अंदर 1987 का काफी फेमस एक्ट है। थोड़ा देख ही लेते हैं इस एक्ट को, इतना ही फेमस है तो ये ठीक है। तो इससे पहले मतलब इस एक्ट के बारे में बताया गया है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है। तो इनको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये तो हमने पहले भी बोल दिया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, एक वैधानिक नहीं, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है ये। अपॉइंटमेंट जो इसके अंदर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है, और वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है लीगल एसे फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट के अंदर लीगल एसे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ध्यान रखना है आपको। कंपोजिशन की बात करें तो हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये, हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ डीएलएसए। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, लीगल लिटरेसी कैंप्स, ये सब चीजें यहाँ पे चलती है ना, ये प्रोवाइड करते हैं, लगाते हैं इनके लिए। Make sure that justice and fundamental rights are not denied to citizens due to poor economic conditions, इसकी कोशिश की जाती है। Reduce burden on courts by reducing लोक अदालत conducted by National Legal Service Authority, तो लोक अदालत जो कंडक्ट की जाती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, उसके थ्रू कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विस एंड एड अथॉरिटीज के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो देखो थोड़ा सा देख लो, हायरार्की देख लो। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी होती है। तो इस तरह से ये कुल मिला के पूरा का पूरा क्या बता दिया है इन्होंने, फ्री लीगल सर्विसेज एंड एड अथॉरिटीज के बारे में बता दिया है। थोड़ा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं अंडर ट्रायल्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू अंडर ट्रायल्स, आपको पता है अंडर ट्रायल्स हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है अंडर ट्रायल्स के रिगार्डिंग, तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 14 नहीं बोलता है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 क्या बोलता है, states that no one shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। तो डबल जियो पार्टी यहाँ पे बात चल रही है, आपको बताया डबल जियो पार्टी जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है उसको देख लेते हैं, implied speedy trial as fundamental right in the guarantee of life and personal liberty। आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है, ये क्या है, आर्टिकल 21 implied speedy trial as fundamental right in the guarantee of life and personal liberty। आर्टिकल 22 की बात करें तो डायरेक्ट करता है no person who is arrested shall be denied the right to consult and to be defended by legal practitioners of his choice as well। तो ये आर्टिकल 22 के अंदर बोला गया है। तो ये सभी जो अंडर ट्रायल्स की रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स हैं हम ऐसे बोल सकते हैं। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 जो है वो बोलते हैं that any accused who is denied right of speedy trial is entitled to approach Supreme Court and High Court for the purpose of enforcing such rights respectively। and article 39 के बारे में पहली बात की है, ये प्रोवाइड करता है for free legal aid to the poor and weaker section of the society and ensures justice for all। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आर्टिकल 39 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट पेनल्टी को हमने देख लिया है और काफी अच्छे से इसके रिगार्डिंग जो भी दैट पेनल्टी पहले हो गई थी, अभी हमने देख लिया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को काफी होलिस्टिकली हमने देख लिया, नालसा देख लिया, सालसा देख लिया, डीएलएसए देख लिया, ठीक है। और ये भी देखा कि हम तालुक लेवल पे भी सर्विसेज कमेटी होती है, कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं काइंड ऑफ जो कि अंडर ट्रायल्स को दिए गए हैं, एक तरीके से प्रोविजंस हैं अंडर ट्रायल्स के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बात यहाँ पे रही। अब हम देखते हैं टॉपिक पूरा आपको इधर से कंप्लीट हो जाता है। 4.7 नंबर के टॉपिक पर हम चलते हैं जो कि है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग्स के रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसके रिगार्डिंग ये बात न्यूज़ में है। तो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग को लाइव स्ट्रीम किया है, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो, ठीक है। उससे पहले डू यू नो देख लेते हैं पहले, है ना। तो गुजरात हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग फॉलोड बाय कर्नाटक हाई कोर्ट। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेना आप, लिख लेना, है ना। आगे देखते हैं, जस्ट ए मिनट, ये ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, ओके।
अब देखते हैं अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो क्या है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग थोड़ा देखते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो ये पार्ट है थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट का, ध्यान रखना। ई कोर्ट प्रोजेक्ट है क्या? इज एन इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। In 2018, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129, ठीक है, पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129 एज पर व्हिच सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। करंटली 6 हाई कोर्ट्स नेमली गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश, नाम याद रखना, लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स थ्रू देयर चैनल ऑन यूट्यूब। तो ये क्या करते हैं, अपने चैनल फैन के यूट्यूब के ऊपर उसके थ्रू क्या करते हैं, लाइव प्रोसीडिंग्स करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स टू मेक जुडिशरी मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। तो क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू जुडिशरी को और ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। तो वो है सुपेस। तो एक तो सुपेस क्या है, इसको देखना है। सुपेस की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो ये एआई बेस्ड टूल है एक दैट कलेक्ट करता है रिलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू ए जज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एआई यहां पे भी आ चुकी है, देख लीजिए आप। एक सुपेस के बाद सुवास है, सुपेस को ध्यान में लेना है, सुवास को भी ध्यान में लेना है। सुपेस की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। एआई बेस्ड टूल है ये जो कि कलेक्ट करता है रिलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज को एंड मेक्स देम अवेलेबल टू ए जज। ओके, जब हम बात करते हैं सुवास की, तो ये क्या है, नेचुरल ट्रांसलेशन एआई बेस्ड टूल है ये, सॉरी जस्ट ए मिनट, न्यूरल है नॉट नेचुरल ना। तो सुवास है न्यूरल ट्रांसलेशन एआई बेस्ड टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर सुवास नाम से बताया सुवास। तो ये क्या कर रहा है, न्यूरल ट्रांसलेशन एआई बेस्ड टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इनटू ए वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर ये ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, तो ताकि नॉर्मल लोगों को भी समझ आ पाए। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर सिस्टम है एक, है ना। तो इंश्योर दैट डाटा आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज ऑन एंड बिहाइंड बार्स टू बी रिलीज्ड बिकॉज़ सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज ऑफ देयर बेल ऑर्डर्स वर लेट टू रीच द प्रिजन। तो टाइम लगता है, तो जैसे फास्टर करके सिस्टम लगा रखा है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एफटीएससी, तो काफी फेमस रहते हैं, आपको पता है। तो सेटअप किए गए हैं अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर फॉर हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, पॉक्सो केस के लिए, उनकी हियरिंग्स के लिए फास्ट ट्रैक जो आपके फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश किया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। अब देखते हैं न्यूली इनिशिएटिव्स लॉन्च अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर नए नए इनिशिएटिव कौन कौन से लाए गए हैं, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 है, डिजिटल कोर्ट है, ये S3 वास वेबसाइट है। तो ये सभी क्या नए इनिशिएटिव्स हैं अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं, इनको देख लेना है। नाम से पता चलता है कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक तो एग्जिबिट करता है वाइटल। तो ये नाम से आपको इनका क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, बस इनके नाम याद रखने हैं, कभी आ जाता है कहीं पे। और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसके इनिशिएटिव्स के अंदर नामों को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, है ना। जो पूरा आईटी को यूज में लिया जा रहा है कोर्ट्स के अंदर, उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन क्या है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात क्या हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट है रिजेक्टेड ए प्लिया फॉर इन कैमरा हियरिंग इन ए रेप केस। तो रेप केस के अंदर इन कैमरा हियरिंग होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक प्लिया थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है प्ली को फाइनली, है ना। इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो होती है वो प्राइवेट होती है, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरह नहीं होती है। These are conducted as per court's discretion in sensitive matter to ensure protection and privacy of parties involved. Proceedings are held through video conferencing or in closed chambers and public and press are excluded here. है ना। तो इसके रिगार्डिंग प्ली लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, इन कैमरा हियरिंग करवानी चाहिए रेप केसेस के अंदर, है ना। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। These are conducted at family courts in cases of the matrimonial disputes. तो ये फैमिली कोर्ट्स जो होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर इनको किया जाता है, इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन, इम्पोर्टेंसी टीसी वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल्सो कंडक्टेड ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज एज पर कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू प्रोटेक्ट देम एंड मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब कंडीशन के अंदर ये सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये प्ली लगी थी कि भाई रेप के जो केसेस होते हैं उसमें भी इन कैमरा हियरिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए मना कर दिया गया था। अब देखते हैं फुल कोर्ट मीटिंग। फुल कोर्ट मीटिंग क्या है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कॉल्ड ए फुल कोर्ट मीटिंग, तो इन्होंने एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलवाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स, क्या होता है फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब, ये आप देख लीजिए, वन विच इज अटेंडेड बाई ऑल जज ऑफ कोर्ट, जो सभी जज ऑफ कोर्ट के द्वारा अटेंड की जाती है उसको फुल कोर्ट मीटिंग बोलते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। दे आर नो रिटर्न रूल्स डीलिंग विद दिस, इससे डील करने के लिए कोई रिटर्न रूल्स नहीं है। एज पर कन्वेंशन फुल कोर्ट मीटिंग्स आर कॉल्ड बाय CJI टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंसी टू जुडिशरी, ध्यान रखना है। तो ये फुल कोर्ट मीटिंग के रिगार्डिंग देख लिया। सच मीटिंग्स आर यूज्ड टू अराइव एट कॉमन सॉल्यूशन टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट beset country's legal system and to make any amends in administrative practices of the court। तो इस वजह से ये फुल कोर्ट मीटिंग्स होती हैं जो कि अभी CJI ने बुलाई थी, ठीक है। अब देखते हैं लैंग्वेज इन हायर जुडिशरी, तो लैंग्वेज का क्या सिस्टम रहता है हायर जुडिशरी के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बोलता है, दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगी, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, जब तक कि पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ और प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये सभी हियरिंग्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगी, ओके। जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। नो लॉ हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पार्लियामेंट सो फार, अब तक कोई लॉ इसके रिगार्डिंग को नहीं बनाया गया। अब आर्टिकल 348 क्लॉज 2 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट गवर्नर ऑफ स्टेट मे विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ स्टेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि हाई कोर्ट के अंदर 348 के अंदर क्लोज जो 2 है इसका उसमें बोला गया है कि जो गवर्नर है, स्टेट के जो गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से ऑथराइज कर सकते हैं यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज को और किसी और दूसरी लैंग्वेज को फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ स्टेट, फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ स्टेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोली गई 348(2) की रिगार्डिंग। तो 4.7 नंबर का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो रही हैं, उनको देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आएगा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है टेली लॉ। तो कितने पेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस मैगजीन के, यदि हम देखना चाहें तो 28, तो अराउंड 50% मैगजीन कवर होने वाली है क्योंकि 59 के अराउंड पेजेस हैं। तो 4.8 नंबर का टॉपिक देखते हैं, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या रही है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम काफी हॉलिस्टिकली इसको कर रहे हैं, हर इशू को देख रहे हैं, काफी ज्यादा ब्रॉडली देख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम इस मैगजीन में लग रहा है ना। और लेकिन हम हर इशू को थोड़ी नेटिविटी के अंदर जाके देख रहे हैं, काफी ज्यादा नेटिविटी के अंदर जाके देख रहे हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। टेली लॉ सर्विस क्या होती है, व्हाट इज टेली लॉ सर्विस। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा ऑन इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज। तो इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नालसा के बीच में क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। एज पर एग्रीमेंट नालसा विल, तो इसको देख लेना है आपको, टेली लॉ सर्विस। तो टेली लॉ सर्विस पता चल रहा है, टेली का मतलब होता है दूर से, ठीक है। तो एज पर एग्रीमेंट नालसा विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ 700 लॉयर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर टेली लॉ प्रोग्राम। Now these impaneled lawyers would act as referral lawyers and assist in strengthening the mechanism for dispute avoidance and dispute resolution at pre-litigation stage। तो पहले ही अवॉइड करने की कोशिश चलती रहेगी, की जाएगी इसमें, है ना। तो पहले ही अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। लॉन्च इन 2017 बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। टेली लॉ इनिशिएटिव इज ए रिलायबल एंड एफिशिएंट ई इंटरफेस एंड प्री लिटिगेशन टूल। टेली लॉ मेनस्ट्रीम लीगल एड, टेली जो टेली लॉ मेनस्ट्रीम क्या करता है, लीगल एड को, टू मार्जिनलाइज सीकिंग लीगल हेल्प बाय कनेक्टिंग देम विद पैनल लॉयर्स। तो पैनल लॉयर्स के साथ टेली जो लॉ सर्विस है वो कनेक्ट करती है लोगों को, है ना। मार्जिनलाइज जो सीकिंग लीगल हेल्प लेने के जो लोग हैं उनको उनसे कनेक्ट करती है थ्रू टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC के अंदर अक्रॉस 1 लाख ग्राम पंचायत, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल क्या है, इट इज एन ऑनलाइन portal solution for speedily filling proceedings of application of broadcasts for various kinds of the licenses, permissions and registrations etc. It is launched by the Ministry of Information and Broadcasting। तो ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो आपकी मिनिस्ट्री है, IB मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इस चीज को लाया गया है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। और क्यों लाया गया है, इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन फॉर स्पीडी फिलिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ लाइसेंसेज, परमिशंस एंड रजिस्ट्रेशन etc. इट इज ए सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल, काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल है। वुड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस इन द इकोसिस्टम। इट विल रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशंस। तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है एप्लीकेशंस का वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी। तो बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड एज
bodily autonomy and integrity are protected under Article 21 of the Constitution. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ना. It also said that government can impose restrictions on individual right in public health interest if these restrictions meet the threefold requirement laid down by Supreme Court in Puttaswamy judgment. तो कौन कौन सी ये रिक्वायरमेंट्स होगी? लीगलिटी, लेजिटिमेट नीड एंड प्रोपोर्शनलिटी. ये चीजें फुलफिल होती हैं तो पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंपोजिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, है ना. ये ध्यान रखना है. लेकिन तीन चीजें फुलफिल होनी चाहिए. बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी इज द राइट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ओवर देयर ऑन बॉडी. ठीक है. इट इज वायलेटेड बाई एनी अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन. इट इज वायलेटेड बाई एनी अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन. तो यहाँ पे बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी की बात की गई है. अब देखते हैं हम सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस. तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस काफी न्यूज के अंदर रहा था. ठीक है. तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या था. इसमें होता क्या है, एक प्रैक्टिस होती है सुप्रीम कोर्ट की एंड लोअर कोर्ट्स की, जिसमें क्या करते हैं ये, ऑफ आस्किंग और एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज इन सील्ड एनवेलप के अंदर दैट कैन ओनली बी असेस्ड बाय जज. तो सील्ड एनवेलप के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, तो इसे बोलते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस. तो यहाँ पे होता क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है ना ही कोई स्पेसिफिक लॉ इसको डिफाइन करता है. द डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर, नो स्पेसिफिक लॉ डज डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर. नीड क्या हो जाती है इसकी, तो प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असल्ट्स और चाइल्ड अब्यूज विच में अफेक्ट देयर फ्यूचर लाइफ. तो इस कंडीशन में से किया जा सकता है. इफ द मैटर पर्टेन टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के रिगार्डिंग यदि कोई मैटर रहता है तो, एंड प्रोटेक्ट ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह. तो इस कंडीशन के अंदर इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखते हैं टैब. टैब क्या है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल. तो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या है, टैब क्या है, टैब क्या है. तो बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रेफर्ड टू इट्स लार्जर बेंच टू हियर इशू ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल. तो अपनी लार्जर बेंच को उन्होंने इसके लिए बोला है. टैब इज sought when a case against a person has been or is likely to be filed in state different from one in which he or she is likely to be arrested. तो यदि केस कहीं पे और फाइल होता है और गिरफ्तारी कहीं और होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है टैब का वो सामने आता है. ठीक है, मांगी जाती है. पर्पज ऑफ ट्रांजिट बेल इज टू अलाउ दी पर्सन बेल सो दे कैन अप्रोच अप्रोप्रिएट कोर्ट इन स्टेट. ठीक है. तो ये बेल प्रायोरिटी ताकि वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में के अंदर जा सके स्टेट के अंदर, इन विच केस हैज बीन फिल्ड फॉर एंटीसिपेटरी बेल. तो पर्पज ऑफ ट्रांजिट बेल इज टू अलाउ द पर्सन, जो आपकी ट्रांजिट बेल है, पर्पज क्या होता है ट्रांजिट बेल का, टू अलाउ ए पर्सन बेल सो दे कैन अप्रोच अप्रोप्रिएट कोर्ट इन स्टेट इन विच केस हैज बीन फिल्ड फॉर एंटीसिपेटरी बेल. टैब इज नॉट डिफाइंड और मेंशन अंडर सीआरपीसी. सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ बेल टू ए पर्सन एंटीसिपेटरी अरेस्ट. तो ये सब बातें हुई है. अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में देख लेते हैं कि क्या होती है. तो ये सब जुडिशरी के रिगार्डिंग ही चीजें चल रही है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी. ओके. अब देखते हैं रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अश्योर किया है दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनिंग थ्रू आउट द ईयर इन सुप्रीम कोर्ट. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पूरे साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्किंग रहेगी, ऐसा अश्योर किया है सीजीआई ने. ठीक है. प्रेजेंटली टोटल 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स इन्वॉल्विंग 53 मेन केसेज इन्वॉल्विंग की क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिमेन पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट. तो इतने सारे मुद्दे अभी रुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैविंग 5 और मोर जजेज. 5 और 5 से ज्यादा जजेज यदि उसमें होंगे तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलोगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के लिए 5 से ज्यादा जजों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी बोला जा सकता है. प्रेजेंटली दे आर सेटअप बाय सीजीआई ऑन एडहॉक बेसिस. अभी एडहॉक बेसिस उनको क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है. एंड व्हेन नीड अराइजेस, जब नीड आती है तब. पर अब देखो पेंडेंसी कितनी ज्यादा है, तो नीड तो है ही ना, तो इस वजह से बोला गया है कि भाई कंटिन्यूसली चलेगी एक बेंच. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर सेटअप ओनली इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट. तो ये सर्कमस्टेंसेज रहती हैं, ऐसे ही सवाल उठते हैं, ऐसे केसेज आते हैं, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया जाता है. तो कौन सा, एक तो आर्टिकल 143 के रिगार्डिंग कुछ आ जाता है. इसमें केस इन्वॉल्व होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट कुछ लॉ वगैरह आ गया है ना, क्वेश्चन आ गया है सामने ना, सब्सटेंशियल क्वेश्चन आ चुका है. आर्टिकल 143 क्लॉज 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साउट द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और अंडर आर्टिकल 1243. तो मतलब कि यदि कुछ मांग लिया है, मतलब उनसे एडवाइस वगैरह, ऐसी कंडीशन के अंदर भी तो प्रेसिडेंट इंडिया हैज साउट दी ऐसी जो ओपिनियन मांग लिया है ना. टू और मोर थ्री जज बेंचेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ऑन सेम पॉइंट ऑफ लॉ. तो
2 or more 3 judges benches of Supreme Court deliver conflicting judgments on same point of law. तो ऐसी कंडीशन के अंदर thus वारंटिंग ए डेफिनेटिव प्रोनाउंसमेंट बाई ए लार्जर बेंच, तो ऐसी कंडीशन में भी बना दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. ए लेटर 3 judge bench doubts the correctness of a judgment delivered by a previous 3 judge bench of Supreme Court and decided to refer to a larger bench for a reconsideration of the earlier judgment. तो ऐसे में भी हो जाएगा. अब देखते हैं थोड़ा क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है. तो सेंटर जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया है, जस्ट क्यूरेटिव पिटीशन, सेंटर ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को डेट इट विल परस्यू क्यूरेटिव पिटीशन सीकिंग एनहेंसमेंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है इसको थोड़ा देख लेते हैं. क्यूरेटिव पिटीशन इज लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है अवेलेबल टू ए पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड. तो रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई है तो क्यूरेटिव पिटीशन लाई जा सकती है. लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है ये. इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड was given by Supreme Court in case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and ANR केस, है ना. तो ये जो है ये यहाँ पे आया था, ये जो कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन वाला, हालांकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा गया है. रिव्यू पिटीशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 137 के अंदर मेंशन किया गया है. हालांकि रिव्यू पिटीशन को जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. तो ये आपको रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग देख लेना है एंड क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में मैंने बता दिया है. अब देखते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है. तो स्प्लिट वर्डिक्ट को देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट इन कर्नाटका हिजाब बैन केस. स्प्लिट वर्डिक्ट है क्या? इन्होंने कर्नाटका का हिजाब बैन केस के अंदर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. तो स्प्लिट जो वर्डिक्ट होता है इस पास व्हेन बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और अदर वे इन ए केस. एक वे और दूसरे वे से डिसाइड नहीं कर पाती है बेंच, तो फिर क्या होता है स्प्लिट वर्डिक्ट दिया जाता है आइदर बाय ए यूनानिमस डिसीजन और बाय ए मेजॉरिटी वर्डिक्ट. इसमें होता क्या, नॉर्मली जज सिट इन द बेंच ऑफ द ऑड नंबर्स 3, 5, 7 इसमें बैठते हैं फॉर इंपॉर्टेंट केसेस. इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट केस इज हियर्ड बाय ए लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीजीआई. तो इसके बारे में इतना ही सब कुछ बताया गया है. अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, है ना. तो ये क्या है रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन, इसको देख लेते हैं. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ इसका, बट यही होना चाहिए मे बी. तो सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज अट्रैक्टेड नॉट ओनली इन सेपरेट subsequent proceedings but also subsequent stage of same proceedings. तो इसके बारे में क्या बोला गया है, रेस जुडिकाटा, है ना, मैटर जज इज द प्रिंसिपल डेट ए कॉज ऑफ एक्शन मे नॉट बी री लिटिगेटेड वंस इट हैज बीन जज ऑन दी मेरिट्स. मेरिट्स के ऊपर जज कर लिया तो री लिटिगेटेड नहीं किया जा सकता है. इट इज प्रोवाइड फाइनलिटी टू लिटिगेशन, इसमें फाइनलिटी होती है लिटिगेशन के अंदर एंड प्रोटेक्ट द पार्टीज फ्रॉम बीइंग वैक्सेड बाय सेम मैटर ट्वाइस. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है पार्टीज को बीइंग वैक्सेड बाय सेम मैटर ट्वाइस. इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. तो देख लेना है इसको, हल्का फुल्का, इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं. एज ए कीवर्ड आ जाता है तो थोड़ा आप देख लेना है. यहाँ पे वैक्स किया जा रहा है ना, वैक्स्ड किया जा रहा है. तो पार्टीज फ्रॉम बीइंग वैक्स्ड बाय द सेम मैटर ट्वाइस. इट प्रोवाइड्स फाइनलिटी टू लिटिगेशन एंड प्रोटेक्ट्स पार्टीज फ्रॉम बीइंग वैक्स्ड बाय सेम मैटर ट्वाइस. तो अब देखते हैं डॉक्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को देख लेते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है. जस्ट कितना इसमें बचा है, ओके चलो ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इलेक्शंस आ जाएंगे. तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को देखते हैं. तो पिथ मीन्स क्या होता है, ट्रू नेचर और इसेंस ऑफ समथिंग. किस चीज का इसेंस और ट्रू नेचर जो होता है वो पिथ होता है, ध्यान रखना आपका. एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. तो पिथ का मतलब हो गया ट्रू नेचर, इसेंस ऑफ समथिंग, और सब्सटेंस का मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होगा फिर देखते हैं. तो ये क्या बोलती है, इट सेज दैट where the question arises of determining whether a particular law relates to a particular subject mentioned in one list or another, court looks to the substance of the matter. तो कोर्ट क्या करते हैं, substance of the matter को देखते हैं. ठीक है, कोर्ट looks to the substance of the matter. तो substance of the matter देखते हैं. Thus if substance का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है मैटर का, है ना, सब्सटेंस का मतलब ये है, फॉल्स विद इन यूनियन लिस्ट के अंदर यदि वो सब्सटेंस आ जाता है, देन इंसिडेंट एनक्रोचमेंट बाय लॉ ऑन स्टेट लिस्ट डज नॉट मेक इट इनवैलिड. तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई स्टेट लिस्ट के अंदर कोई चीज है, उसके ऊपर यदि लॉ बनाया गया है तो उसको एनक्रोचमेंट नहीं बोला जाएगा. यदि क्या होगा, कोर्ट देखेगा और सब्सटेंस ऑफ द मैटर को देखेगा, और यदि वो फॉल करता है यूनियन लिस्ट के अंदर, उसका सब्सटेंस, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट उसका जो पार्ट है वो, तो इन दैट सिचुएशन आपका इनवैलिड नहीं होगा एनक्रोचमेंट ऑन स्टेट लिस्ट. ये बात बोली गई है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस के अंदर. सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस लाइक कलकत्ता गैस कंपनी केस 1962, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1990 का केस है, ठीक है, 1990
एंड रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेज। तो इसमें पिथ एंड सब्सटेंसेज के केसेस को देखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज इसेंशियल टू ascertain द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लिटिगेशन ऑफ ए लेजिस्लेशन फॉर पर्पज ऑफ द डिटरमाइनिंग लिस्ट अंडर दिस इट फॉल्स। तो यहाँ पे मतलब सुनिश्चित करना जरूरी होता है ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन काइंड ऑफ। अब पिथ एंड सब्सटेंसेज का बात क्या है हम समझ चुके हैं फाइनली, है ना। अब देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो कलरेबल लेजिस्लेशन की जो डॉक्ट्रिन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम दैट व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली और कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोलता है, इज बेस्ड ऑन मैक्सिम दैट व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। यहाँ पे बोला गया है डेपिक्ट्स दैट नोशन दैट लेजिस्लेशन कैन नॉट बी यूज अंडर कलर और गाइज ऑफ पावर which was conferred for one purpose and use it for some other purposes which is otherwise not valid। तो मतलब ऐसे आप गाइज करके कलर को छिपा करके काइंड ऑफ इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है और इसको अच्छे से समझना चाहें हम तो है इट इज बिल्ट अपॉन फाउंडिंग स्टोन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज टूल डिवाइस एंड अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू अवॉइड एनी अनजस्ट और फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ इंडियन लॉज। ठीक है, इन बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑर्डर रिजर्विंग 60% ऑफ सीट्स ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेज वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 इन डिसगाइज ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिसगाइजिंग मतलब छुपाना, पागल बनाना, डिसगाइज करना, ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 के अंदर दूसरे काम को कर लेना इस तरीके से। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा इन दैट सिचुएशन, आपको देख लेना है। अब देखते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया LCI क्या है। तो सेंटर ने 22 नंबर का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है और जस्टिस जो इसमें ऋतुराज अवस्थी हैं उनको इसका हेड बनाया है। लॉ कमीशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 में किया गया था। सिंस देन 21 लॉ कमीशन सब तक आ चुके हैं। ईच जो है 3 ईयर के लिए टर्म के लिए आता है हर जो कमीशन होता है वो। तो ये आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हो गया। अब देखते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में कि ग्राम न्यायालय क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल हाई कोर्ट्स ऑन 2019 प्ली सीकिंग ए डायरेक्शन टू सेंटर एंड ऑल स्टेट टू सेट अप GNs। तो ग्राम न्यायालय के रिगार्डिंग क्या है थोड़ा देख लेते हैं अबाउट ग्राम न्यायालय। तो लॉ कमीशन ने अपनी 114वीं जो रिपोर्ट थी उसके अंदर सजेस्ट किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय। इन 2008 के अंदर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, ग्राम न्यायालय एक्ट, है ना। और फिर ग्राम न्यायालय आ गए थे। तो इनके सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट के क्या क्या थे। तो इसमें बात बोली गई थी क्रिमिनल केसेज और सिविल सूट्स एंड क्लेम्स और डिस्प्यूट्स को ट्राई किया जाएगा एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पे बात की गई थी। शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस सब्जेक्टेड टू एनी रूल मेड बाय हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स विल अपॉइंट ए न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय। ठीक है, एंड ये सब कुछ इस एक्ट के अंदर था, 2008 का जो एक्ट था। दे शैल नॉट बी बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन एविडेंस एक्ट 1872। तो इससे ये बाउंड नहीं रहेंगी। अब थोड़ा नार्को टेस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है नार्को टेस्ट। तो इन्हें नार्को एनालिसिस टेस्ट ए ड्रग कॉल्ड सोडियम पेंटोथल है ना, पेंटोथल। तो ये सोडियम पेंटोथल जो आपको ड्रग है उसका नाम याद रखना है ना। तो नार्को एनालिसिस जो टेस्ट होता है उसमें एक ड्रग होती है सोडियम पेंटोथल, वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी के अंदर अक्यूज की एंड विच ट्रांसपोर्ट देम टू हाइपोनोटिक और सीडेटेड। तो सीडेटेड स्टेट और हाइपोनोटिक स्टेट के अंदर वो ले जाती है इंसान को, है ना। तो सोडियम जो पेंटोथल होता है और सोडियम थायोपेंटल जो होता है ये फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक होता है दैट बिलोंग टू बार्बिट्यूरेट क्लास ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, डिप्रेसेंट्स की तरह काम करता है, ना। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफी एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट कैन नॉट बी फोर्स अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट एंड द टेस्ट रिजल्ट्स कैन नॉट बी एडमिटेड सोलिली एज ए एविडेंस। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के अंदर ही बोला गया है। तो नार्को टेस्ट को देख लिया है, इसके रिगार्डिंग केमिकल देख लिया है और इसका पूरा प्रोसीजर भी हमने देख लिया कि कैसे वो केमिकल काम करता है काइंड ऑफ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट नार्को टेस्ट। तो इसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस को ध्यान रखना है जिसमें कि नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफी एंड ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट होते हैं कैन नॉट बी फोर्स अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट एंड टेस्ट रिजल्ट्स कैन नॉट बी एडमिटेड सोलिली एज एविडेंस। तो टेस्ट जो रिजल्ट्स होते हैं उनको सोलिली एविडेंस के तौर पे एडमिट नहीं किया जा सकता है ना। अब देखते हैं नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस जो है वो क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इनोग्रेट किया है। नाफिस इज ए कंट्री वाइड सर्चेबल डाटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगर जो प्रिंट्स प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग ये है। तो इसको एनसीआरबी ने बनाया है। इट इज डेवलप्ड बाय एनसीआरबी एंड वुड हेल्प इन क्विक एंड इजी डिस्पोजल ऑफ केसेज। इट असाइंस ए यूनिक 10 डिजिट
national fingerprint number NFN to each person arrested for a crime. This unique ID will be used to persons a lifetime and different crimes registered under different FIR will be linked to the same NFN. अर्लियर मध्य प्रदेश जो था वो पहला स्टेट बना था आइडेंटिफाई करने के लिए डिकीज पर्सन थ्रू नाफिस के थ्रू डिकीज पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाला मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना था। अब देखते हैं एनसीएलटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एट एनसीएलटी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो उन्होंने 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने एनसीएलटी के अंदर 5 साल के लिए, और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज लिया। तो एनसीएलटी के बारे में आप जानते हो, इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2016 के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 एडजुडिकेट्स करता है मैटर रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड कंपनीज लॉ के रिगार्डिंग, है ना। एंड इट हैज टोटल 28 बेंचेज विद द प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एनसीएलटी। अब देखते हैं क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइम मैक क्या है, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। तो सेवरल स्टेट्स एंड यूटी हैव नॉट अपलोडेड ए सिंगल अलर्ट ऑन क्राइम एक्ट। तो इन्होंने काफी सारे जो स्टेट्स एंड यूटी ने को एक सिंगल अलर्ट क्राइम एक्ट के ऊपर अपलोड नहीं किया है। क्या है क्राइम एक्ट? क्राइम एक्ट वाज लॉन्च इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स 24/7, ठीक है, विद वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इंश्योर ए सीमलेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग देम। तो इसके लिए क्या क्राइम एक्ट को स्टार्ट किया गया था, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर को। एप्लीकेशन रन बाई एनसीआरबी के द्वारा एप्लीकेशन रन की जाती है। एम क्या है? एम्स टू हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट क्राइमैक। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। तो अभी हमने काफी अच्छे से टॉपिक्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा 5वें नंबर का टॉपिक रहेगा। 4थे नंबर का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 5वें नंबर का टॉपिक होगा जो कि होगा इलेक्शंस, और हाफ से ज्यादा मैगजीन थोड़ी सी हमारी कवर हो चुकी है। अब हम तेजी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।